जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं झारखंड में पर्यावरण संरक्षण तथा आपदा प्रबंधन की साप्ताहिक टेस्ट। मतलब इस वीक जो हम लोग का टारगेट था कि आपदा पर्यावरण संरक्षण पढ़ना है और आपदा प्रबंधन, और उसी से संबंधित हम लोग टेस्ट रखी गई थी, तो उसी टेस्ट का हम लोग डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण संरक्षण एक्ट कब आया है। तो पहला जो क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण एक्ट कब आया है, 1986, 1972, 1988 या 1983। तो सबको अगर एक एक करके देखें तो पर्यावरण संरक्षण एक्ट जो आया है ये हम लोग का 1986 को आया है। तो आंसर होगा ए। पर्यावरण संरक्षण एक्ट जब लाया गया था वो मतलब किस घटना के बाद लाई गई थी, इसको अगर हम लोग देखें तो भोपाल गैस त्रसादी था, भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था उसके बाद हम लोग का पर्यावरण संरक्षण एक्ट लाया गया था 1986। तो मतलब हम लोग ये कहानी समझ गए कि जो पर्यावरण संरक्षण एक्ट लाई गई थी वो भोपाल गैस त्रासदी के बाद लाई गई थी। 1972 की बात किया जाए तो यहाँ पे वन्यजीव संरक्षण एक्ट इसमें लाया गया था। वन्यजीव संरक्षण एक्ट किसमें था, 1972। 1988 में राष्ट्रीय वन नीति, कौन सा, राष्ट्रीय वन नीति कब लाई गई थी, 1983। और राष्ट्रीय वन नीति के तहत थी जो मतलब 33% जो वन रखना था टारगेट, इसी के तहत मतलब रखा गया था, किसके तहत, 1983 के तहत। तो इस तरीके से हम लोग जो बाकी दिया गया है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा किए, जो जो पॉइंट दिया हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे जो हम लोग देखेंगे वो हम लोग का दूसरा क्वेश्चन रहेगा। तो ये समझ में आ गया ना, इसका आंसर क्या होगा, राष्ट्रीय वन नीति पर्यावरण संरक्षण जो एक्ट है, पर्यावरण संरक्षण एक्ट किस में आ गया, इसका आंसर है 1986। और बाकी चीज़ पर भी हम लोग डिस्कशन कर लिए। तो इस तरह से क्या होगा कि मतलब एक साथ हम लोग एक ना देख के हम लोग 3 से 4 हम लोग टॉपिक या जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो आगे हम लोग चलते हैं फिर। इसमें 1983 में भी एक था, वो एक्चुअली अभी जस्ट याद नहीं आ रहा है कि उसमें कौन सा एक्ट है 1983, तो उसको भी हम लोग एक बार बाद में देख लेंगे किसी टाइम। तो चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर कि भारत में गीत की कितनी प्रजातियां पाई जाती है। तो अगर भारत में कहा जाए तो भारत में गीत की 9 प्रजाति पाई जाती है। कितनी, 9 प्रजाति। जबकि झारखंड में कितनी पाई जाती है, झारखंड में 3 पाई जाती है। झारखंड में 3 गिद्धों की प्रजाति पाई जाती है, जबकि इंडिया में, ये इंडिया से पूछा जा रहा है, तो इंडिया में कितनी पाई जाती है, 9 पाई जाती है। तो समझ में आ गया दूसरा का। गीत को मतलब प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको प्राकृतिक सफाई कर्मी, प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कहा जाता है इसको, किसको, गीत को। आगे हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं कि इनमें से कौन कौन गीत की प्रजाति हैं। गीत की इनमें से कौन कौन सी प्रजाति गीत की है उसके बारे में हम लोग को चर्चा करना है। तो जो गीत की प्रजाति है वो कौन है, जिप्स इंडिकस है, जिप्स वेंगलिसस है और अजिप्सन। और ये तीनों कहाँ पे, तीनों जो प्रजाति है गीत की वो कहाँ पे पाई जाती है, तीनों झारखंड में पाई जाती है। तो इतना हम लोग देख लिए, जिप्स इंडिकस, जिप्स वेंगलिसस और अजिप्सन्स, ये गीत की प्रजाति है। गीत के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया जाता है, उसका नाम है सेव, SAVE। ये गीत के लिए प्रोजेक्ट चलाई जा रही है, SAVE, सेव। आगे चलते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन है कि किस दवा के कारण गिद्धों की संख्या विलुप्त होने के कागार पर है। विलुप्त होने के कागार में ये डाइक्लोफेनिक एक पेन किलर है। क्या है, डाइक्लोफेनिक एक पेन किलर है, डाइक्लोफेनिक एक पेन किलर है जो जानवरों पर यूज किया जाता है। और जब जानवरों की मृत्यु होती है, और गिद्ध क्या करते थे, जो मतलब जो मृत शरीर होते हैं जानवरों को, उससे भक्षण उसकी या फिर उससे अपना खाद्यान्न संग्रहण करते हैं। तो इसी क्रम में वो लोग का डाइक्लोफेनिक भी ये लोग के बॉडी में चला जाता है गिद्धों के,
और वो फिर गिद्ध की मृत्यु हो जाती थी। इस तरह से डाइक्लोफेनिक से गिद्धों की संख्या में विलुप्त होने के कगार पर पहुंचा दिया गया है। और गिद्ध बाकी और भी कारण देखा जाए तो जो बिजली जो नग्न बिजली तार है उसके तहत भी ये लोग की संख्या में कमी आ रही है गिद्धों की संख्या में। आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो डाइक्लोफेनिक है भारत ने इसको प्रतिबंध लगाया है, ये जो दवा है इस पर प्रतिबंध है इंडिया में डाइक्लोफेनिक में। पांचवा क्वेश्चन है कि झारखंड में पर्यावरण को संरक्षित करने हेतु तो इनमें से कौन सा सिस्टम चलाया जा रहा है। तो झारखंड में जो संरक्षित करने हैं तो इसमें से दो सिस्टम चलाया जा रहा है, एक है PMIS और एक है NMIS। तो ये दोनों चलाया जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा आंसर। आगे चलते हैं हम लोग छठा क्वेश्चन की ओर कि सर्वप्रथम किसे जीव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। तो इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसने जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले। तो सबसे पहले जो जैव विविधता का प्रयोग किया गया था ये था हम लोग का WG रोजन 1985 को कौन किसने किया था, डब्ल्यू जी रोजन। और नॉर्थ से इन्होंने जैविक विविधता बोला है, जैविक विविधता किसका है, नॉर्थ का। और जैव विविधता किसका है, WG रोजन का। और ये जो जैविक विविधता किया था ये 1980 को इन्होंने किए थे। और ये वाला जो 1985 में WG रोजन ने जैव विविधता की बात करते हैं। इसमें और एक इनपुट अगर हम लोग देखें तो एक हॉट स्पॉट भी एक शब्द होता है, हॉट स्पॉट जो शब्द है इसका जो पहली बार जो यूज किया गया था 1988 में नॉर्मन मायर्स के द्वारा। किसके द्वारा, नॉर्मन मायर्स। तो इसलिए मतलब एक पूरा डिस्कशन को देखना जरूरी है क्योंकि इसमें कुछ हम लोग इनपुट भी दे रहे हैं। तो इसमें हम लोग सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहे बल्कि इससे संबंधित जितने भी रिगार्डिंग हैं सबको हम लोग देख रहे हैं। तो हॉट स्पॉट जो शब्द है जहाँ पे मतलब जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है तो उसको हॉट स्पॉट कहा जाता है। और इसका शब्द कौन किया था, नॉर्मन मायर्स ने कहे थे। आगे चलते हैं। इसमें और एक हम लोग को इसमें बताना था जो गिद्ध के संरक्षण के लिए जो परियोजना चल रही है सेब, ये हम लोग का 2006 से शुरू की गई है। कब से, 2006 से। और सेब का जो फुल फॉर्म अगर इसका देखा जाए तो सेविंग एशियन वल्चर्स फ्रॉम एक्सटिंक्ट। सेविंग एस से क्या होगा एशियन, वी से वल्चर मतलब गिद्ध, और ये फ्रॉम एक्सटिंक्ट मतलब एक्सटिंक्ट जो विलुप्त कगार में है उससे बचाने के लिए। तो छठा क्वेश्चन हम लोग देखें तो सातवां क्वेश्चन है कि सदाबहार जो हम लोग जो देखे हैं ना गांव घर में जहाँ पे पूजा की जाती है उसमें जैसे हल्का बैंगनी कलर का होता है और उस साइड में वाइट, उस टाइप से जो पौधा है उसको सदाबहार कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नाम देखें तो कैथरेंथस रोसियस उस पौधा का नाम है। और ये किस घातक विस्फोटक को मतलब विघटित करने की क्षमता होती है, इसमें ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन जो है विस्फोटक ये पदार्थ इसको विघटित करने की क्षमता होती है सदाबहार की। आगे चलते हैं फिर हम लोग। राइजोपस एराइजर नामक कवक किन तत्वों को हटाने की क्षमता होती है। ये जो मतलब राइजोपस एराइजर एक कवक है, राइजोपस एराइजर एक कवक है। ये किन तत्वों का हटाने में काम करते हैं, इसको और थोड़ा ये करते हैं। तो इनको जो हटाने का जो काम है राइजोपस एराइजस ने जो कवक है उन्हें यूरेनियम और थोरियम को दोनों को मतलब ज़मीन में अगर यूरेनियम और थोरियम की अगर प्रदूषण होगा यूरेनियम और थोरियम को इसको हटाता है कौन, राइजोपस एराइजर। तो इस तरह से आंसर क्या होगा, आंसर होगा डी क्योंकि इसमें बी और सी दोनों में यूरेनियम और थोरियम को क्रमशः रखा गया है। नौवां क्वेश्चन की कल्पतरु वृक्ष कहाँ का मूल वृक्ष है। कल्पतरु वृक्ष जो है ये हम लोग का अफ्रीका मूल का है। कहाँ का है, अफ्रीका मूल का है। एक्चुअली कल्पतरु जो हम लोग कहानी में कभी देखे होंगे बुक में कि कल्पतरु एक ऐसा वृक्ष है जिसके नीचे अगर बैठ के कुछ मांगा जाए तो पूरा हो जाता था, वो पूर्ण हो जाता था, ऐसे हम लोग कहानी में सुने हैं।
तो उसी जो ब्रिक्स है ये भारत में लगभग 9 के आसपास है, और उनमें से 4 जो है वो हम लोग का झारखंड में है। कुछ डेटा इस तरह से होगा, तो डेटा को अभी कंफर्म नहीं हो रहा हूँ, तो इसको छोड़ देते हैं। तो कल्पतरु वृक्ष कहाँ की मूल प्रजाति है? अफ्रीका की। ये हम लोग का नागपुनिया फाउंडेशन, ये हम लोग का चैनल का नाम है। अगर आप लोग कोई नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें जेपीएससी से संबंधित जितने भी टॉपिक है सबको कराई जाएगी एक के बाद एक। और अभी झारखंड में जो जो भी मतलब चल रहा है, जैसे झारखंड का हिस्ट्री ज्योग्राफी चल रहा है, साथ ही साथ मेंस की भी इसमें तैयारी कराई जाएगी इस चैनल के माध्यम से, तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब है कि भारत में कल्पतरु वृक्ष की संख्या मात्र 9 है। अच्छा, मतलब हम लोग वो डेटा सही लिखे थे कि कल्पतरु वृक्ष की संख्या 9 है, और उनमें से झारखंड की किस जगह में 4 वृक्ष है। किस जगह पर 4 वृक्ष है? 4 हम लोग का रांची में है, डोरंडा साइड है, रांची में है 4 वृक्ष। हालांकि अभी कुछ दिन पहले न्यूज में आया था कि जो कल्पतरु वृक्ष है इसके पौधों उगाया जा रहा है, किसका? कल्पतरु वृक्ष का। लेकिन अभी जो वृक्ष में देखा जाए तो झारखंड में 4 ही है। और कहाँ पे है? ये रांची में है। किस फूल को देवघर के कांवरिया पथ में लगाया जा रहा है? देवघर में जो कांवरिया पथ मतलब जो बोलबम वाला है, भोले बाबा का बोलबम, जो बोलबम में जाते हैं तो उस टाइम जो पथ है उसको कांवरिया पथ कहा जाता है। और उसमें देवघर में कौन सी फूल लगाई जा रही है? शिवलिंगम। अगर कुछ याद भी नहीं रहेगा ना तो अभी मतलब थोड़ा बहुत हम लोग सराउंडिंग नॉलेज देकर कर सकते हैं। जैसे कांवरिया जो है पथ है, ठीक, वहाँ शिव पूजा की जाएगी, तो इसलिए शिवलिंगम। ये याद रखने का एक मतलब जो ट्रिक है, ये जो भी समझे अपने से, तो शिवलिंगम है ये। 12वां क्वेश्चन है कि किस पेड़ की छाल को अगरबत्ती बनाने में उपयोग किया जाता है? झारखंड में कौन सा एक वृक्ष है उसके छाल का उपयोग करते हैं हम लोग अगरबत्ती बनाने के लिए? तो ये आंसर होगा मैग, ये डी होगा आंसर। मैग कहीं कहीं ये मैद भी लिखा हुआ रहता है, तो जैसा ऑप्शन में देखिएगा उसको मानना है, मैग या मैद, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग। झारखंड में किस पौधे का उपयोग रस्सी बनाने में उपयोग किया जाता है? तो झारखंड में एक पौधा है जिसका उपयोग रस्सी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, वह शीतल। शीतल पौधा का नाम है जहाँ पे रस्सी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। मैद हम लोग क्या देखे थे? अगरबत्ती। अगरबत्ती इसी से बना रहे थे ना, अगरबत्ती। कल्पतरु हम लोग का झारखंड में 4 वृक्ष है, और यह एक अन्य जाति है पौधों की। तो किस पौधों के उपयोग रस्सी बनाने के लिए किया जाता है? तो होगा शीतल आंसर ये। चौथा क्वेश्चन है कि गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? जो गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र जो है ये हम लोग का पिंजौर में स्थित है। कहाँ पे है? पिंजौर में स्थित है हम लोग का गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। कहाँ पे? पिंजौर में। आगे चलते हैं हम लोग। 15वां क्वेश्चन है कि जिप्स बेंगलिसिस और जिप्स इंडिकस झारखंड के किस जिले में पाया जाता है? कौन सा? जिप्स बेंगलिस और जिप्स इंडिकेसिस, ये कहाँ पाया जाता है? ये जो दोनों जो प्रजातियाँ गिद्ध की, जिप्स बेंगलिस और जिप्स इंडिकस, ये हजारीबाग में पाई जाती है, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग फिर। डिप्लोमा इन वाटर शेड मैनेजमेंट। अच्छा, जहाँ पे ज़रूरत होगा वहीं पे मतलब इनपुट दिया जाता है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में इनपुट नहीं बन पाता है। तो डिप्लोमा इन वाटर सेडमेंट जो योजना है ये हम लोग का ये इसमें डिप्लोमा देने वाले झारखंड पहला स्थान रखता है। मतलब डिप्लोमा मतलब वाटर सेट मैनेजमेंट में पढ़ाई करने के लिए, वाटर सेट मैनेजमेंट में अगर कोई डिप्लोमा की अगर कोई डिग्री ले रहा है तो उसका पहला राज्य कौन है? झारखंड। एक होता है नीरांचल प्रोजेक्ट है, ये भी हम लोग का वाटर सेट मैनेजमेंट से संबंधित ही है। आगे चलते हैं फिर हम लोग 17वां क्वेश्चन कि पाकुड़ जिले के लिट्टीपड़ा प्रखंड को पायलट प्रखंड के रूप में किस योजना के तहत चयनित किया गया है? तो इसके लिए जो लिट्टीपड़ा प्रखंड के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यूज किया जा रहा है पाकुड़ का, वो वन बंधु योजना। कौन सी योजना? वन बंधु योजना। और अगर बोला जाए कि वन बंधु योजना का जो मंत्रालय कौन है, तो ये होगा हम लोग का जनजातीय मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय होगा। कौन सा ये है वन बंधु योजना? कौन सी मंत्रालय का पार्ट है? जनजातीय मंत्रालय।
नेशनल सोलर मिशन ये है हम लोग का 2008 मतलब NAPCC के तहत ये सब आया है। PM कृषि सिंचाई योजना कृषि से संबंधित है और मुख्यमंत्री जनवन योजना ये भी मुख्यमंत्री का झारखंड सरकार की अपनी एक पहल है। आगे चलते हैं हम लोग 8वां क्वेश्चन की कंपेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड ऑफ मैनेजमेंट एंड प्लानिंग का गठन कब किया गया। तो इसका अगर शॉर्ट फॉर्म देखें तो शॉर्ट फॉर्म CAMPA कैंपा, इसको कैंपा एक्ट भी कहा जाता है। और कैंपा एक्ट जो आया है हम लोग का, कैंपा एक्ट जो झारखंड में गठन किया गया है उसके बारे में अगर देखें तो 2 जुलाई 2009 को किया गया। कब किया गया? 2 जुलाई 2009। जो से कैंपा एक्ट है, कैंपा एक्ट जो है ये सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ये 2000 में ये स्थापित किया गया है। कब? 2000 में सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। लेकिन राज्य में कब आया है? 2009 में। और झारखंड में कब हुआ है? 2 जुलाई 2009 में। तो इतना समझ में आ गया होगा। कैंपा के बारे में अगर थोड़ा बहुत चर्चा करें तो कैंपा को मतलब मान के चलिए कोई कंपनी बैठ रहा है, ठीक, और कंपनी बैठने के टाइम उस जमीन पे जो पेड़ पौधा होगा उसको काटा जाता है, तो उसके भरण पोषण या उस पेड़ पौधे उसके मतलब उस पेड़ पौधे के एवज में दूसरे पेड़ पौधे उगाने या पर्यावरण संरक्षण करने के लिए कुछ पैसा देनी पड़ती है जो वहाँ पे प्रोजेक्ट चला रहे उसको। तो इसलिए कॉम्पेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड ऑफ मैनेजमेंट एंड प्लानिंग का समझ में आ गया कि इसका उद्देश्य क्या है। आगे चलते हैं हम लोग 19वें क्वेश्चन के। और PP मोड पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना के लिए झारखंड के पीपी मोड पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना के लिए झारखंड के कौन से जिले को मंजूरी दी गई है। तो पहले PP मोड का मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म पता है ना? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ये एक मतलब विकास मॉडल है। इसके तहत मान के चले किसी जहाँ पे एक क्षेत्र है उसमें कुछ विकास करना है और सरकार के पास मान के चले क्यों सरकार उतनी फंडिंग नहीं देनी चाहती है। और दूसरी बात की जो निजी कंपनी है, निजी कंपनी उतना फंड उसमें भी नहीं लगाना चाहती है। तो दोनों मिलके जो मतलब किया जाएगा, दोनों आधी मतलब कुछ परसेंट गवर्नमेंट की और कुछ परसेंट निजी क्षेत्रों की है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? PPP मोड। तो इसके तहत रांची, धनबाद, चाकुलिया और पाकुड़, तो ये जो रांची, धनबाद, चाकुलिया और पाकुड़ है यहाँ पे वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना बनाई जा रही है PPP मोड के तहत। ये समझ में आ गया। 20वां क्वेश्चन है कि रांची नगर निगम की सफाई का काम अगले 25 साल तक किस निजी कंपनी को सौंपा गया है। तो अगले 25 साल तक ये जो रांची की जो साफ सफाई की बात कर रही है एक्सेल इंफ्रा को सौंपी गई है। किसको सौंपी गई है? एक्सेल इंफ्रा की। तो ये सब भी उससे संबंधित है। ये हिटाची इसके साथ जॉइंट वेंचर करके ये लोग फिर मतलब यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट से बिजली उत्पादन करते हैं। ये आगे वाले क्वेश्चन में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो मतलब सब मिलता जुलता ही है, इसलिए ऑप्शन को क्लोज रखने का प्रयास किया जाता है। तो अभी देखिए जो अभी हम लोग चर्चा करने वाले तो यही चीज़ है कि एक्सेल इंफ्रा की जॉइंट वेंचर कंपनी, एक्सेल इंफ्रा की जॉइंट वेंचर जापानी कंपनी कौन सी है जो रांची में से निकलने वाले कचरे पर आधारित बिजली उत्पादन प्लांट लगाएगी? वो है हम लोग का हिटाची। तो हिटाची और एक्सेल इंफ्रा दोनों मिलकर जो मतलब बिजली उत्पादन की जाएगी, दोनों मिलकर हिटाची और एक्सेल इंफ्रा। तो आंसर होगा इसका 20। समझ में आ गया। 22वां क्वेश्चन है कि इसको सही मिलान करना है और अपने अनुसार उचित उत्तर लिखिए। थोड़ा हम लोग को मतलब लिखने में थोड़ा टाइप करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा होता है क्योंकि हम लोग को भी पढ़ना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा हम लोग इसी तरह से अपने से भी कुछ करने का बोला जाता है कुछ कुछ क्वेश्चन में। तो इसका अगर देखें तो हम लोग अगर इसमें मिलान करें तो मान के चलिए विश्व जल दिवस अगर याद ना रहे, विश्व ओजोन दिवस याद ना रहे, जैव विविधता, मतलब 4 में से कोई एक तो याद रहेगा। तो जो याद रहेगा उसको पहले हम लोग मानते हैं। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, ये तो हम लोग को याद रहेगा ही। मतलब अब ये 3 में से अब करना है। अब देखना है कि विश्व जैव विविधता दिवस ये हम लोग का 22 मई को मनाते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस जो है हम लोग को कब मनाते हैं? 22 मई को। तो इसको कम से कम इतना दे लेंगे तो हम लोग का 50% हो जाता है।
अब देखना है कि विश्व जल दिवस और विश्व ओजोन दिवस। तो विश्व जल दिवस हम लोग का 22 मार्च को मनाया जाता है और विश्व ओजोन दिवस हम लोग का 16 सितंबर को। तो इस तरह से मिलान हम लोग कर लिए, ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। तो ये इसका सही आंसर होगा। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। 23वां क्वेश्चन, ये भी मिलान करना है। अरे बाप रे बाप, ये तो ज़्यादा ही ये लग रहा है, कोई नहीं, कर लेंगे हम लोग। तो इसमें देखिए पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विज्ञान के जनक बोल रहा है। ठीक, चलिए इसमें छोड़ देते हैं। भारत में पारिस्थितिकी के जनक, इसको भी चलो भूल गए होंगे, लेकिन भारत में हरित क्रांति ये तो याद होना है सबको। तो इसको अगर हम लोग देखिए, भारत में हरित क्रांति का कौन है, स्वामीनाथन ना। तो स्वामीनाथन को देखिए, अच्छा स्वामीनाथन तो पहला ही है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी क्या होगा, ए आंसर ना, सी क्या, सी के आंसर होगा। आगे चलते हैं, फिर देखते हैं सी के आंसर होगा। तो हरित क्रांति के जनक कौन होगा, एम एस स्वामीनाथन। विश्व के हरित क्रांति का होगा तो ये कौन होगा, नॉर्मन बोरलॉग। तो जो इसका है नॉर्मन बोरलॉग, ये होगा नॉर्मन बोरलॉग, मतलब जो बी वाला जो ऑप्शन है। भारत में श्वेत क्रांति होगा तो क्या होगा, कौन होंगे, वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन तीसरा में आ गया। तो इस तरह से मिलाते हुए हम लोग इसको पूरा लिखे हैं। तो हम लोग इस तरह से देखेंगे, कौन सा नंबर है, 23वां नंबर है ना। तो ए का 6 होगा, ए का 6 होगा, बी का 5 होगा, सी का जो होगा, सी का हम लोग का 1 होगा, डी का क्या होगा, डी क्या होगा हम लोग का 2, और ई का कितना है, ई क्या होगा हम लोग का, ई का कितना है, ई में कौन सा एक बार देखते हैं। तो ई और एफ बच रहा है ना, ई और एफ, 1 2 3 हम लोग का नहीं है ना। तो ई हम लोग का 3 होगा, ई हम लोग का 3 होगा, और एफ जो है एफ हम लोग का 4 होगा। तो इस तरह से हम लोग को इसका आंसर मिलान करना है 23वां वाला का। ठीक, इसको मिलान कर लीजिए, थोड़ा ज़्यादा है। अगले बार से कोशिश करेंगे इसको थोड़ा कम करेंगे, मतलब एक साथ 3 से 4 ही करेंगे, ताकि हम लोग उसको स्लाइड में दिखा सकें। 24वां क्वेश्चन है कि नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, क्या नाम है, नेशनल एक्शन प्लान एंड क्लाइमेट चेंज, जो हम लोग का 2008 में आया था। कब, इसको अगर इंग्लिश में देखते हैं तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ये कभी कभी पूछ देता है कि ये कब आया गया, तो ये 2008 में लाया गया था। इसके तहत एक्चुअली जो पर्यावरण मतलब जो प्रदूषण हो रहा था उसको रोकने के लिए भारत सरकार के अपने तरफ से काम है, अपने तरफ से काम करना है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज में। तो ये इसमें टोटल 8 मिशन है। कितने मिशन है टोटल, इसमें 8 मिशन है। 8 मिशन का अगर हम लोग नाम देखें तो राष्ट्रीय मतलब नेशनल सोलर मिशन एक है, नेशनल मिशन फॉर इन्हेंस्ड एनर्जी इफिशियंसी दूसरा है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट तीसरा है, नेशनल वाटर मिशन चौथा, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, फिर नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और नेशनल मिशन फॉर स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। तो इस तरीके से टोटल 8 मिशन इसमें आए, तो उसको भी हम लोग को देखना था। झारखंड में सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कहाँ होता है, तो सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस जो उत्सर्जन होता है वो गिरिडीह में होता है। कहाँ पे होता है, गिरिडीह में सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है। आगे चलते हैं, हम लोग 26 क्वेश्चन किए हैं कि झारखंड के किस जिले में लगातार ये मतलब 5-6 साल से अभी जो देखा जा रहा है, अब ज़्यादातर बारिश हो रही है, वृद्धि हो रही है, वो हम लोग का रांची है। कहाँ पे, रांची है। आगे चलते हैं हम लोग, 27वां क्वेश्चन है कि स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, सबसे स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जैसे कि नेशनल एक्शन प्लान एंड क्लाइमेट चेंज था, ये नेशनल लेवल पे था, और ये क्या है, स्टेट लेवल पे था। ये SAP ये हम लोग का सबसे ज़्यादा संवेदनशील क्षेत्र किसको मान रहा है, जिला सरायकेला खरसावां, तो आंसर होगा बी।
तो समझ में आ गया, जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज उसी का राज्य में जो है स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो है। 28वां क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी इसका फुल फॉर्म हो रहा है। और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो हेडक्वार्टर है वो केन्या है। और केन्या किसकी राजधानी है? नैरोबी। नैरोबी की राजधानी एक अफ्रीकन देश है, अफ्रीकन देश नैरोबी है, उसकी राजधानी केन्या है। ब्रुंडी, रवांडा, युगांडा उसी के आसपास केन्या भी है। 29वां क्वेश्चन है हम लोग का कि भारतीय कृषि में, हाँ इतना दिख रहा है ना, भारतीय कृषि में परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क, इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो भारतीय कृषि में जो ये वाला जो क्षेत्र है, मतलब इसका जो नाम है सी मतलब क्लाइमेट चेंज हो गया, क्लाइमेट की चेंज सी हो जाएगा। उसके बाद नेशनल होगा, उसके बाद सॉरी के से नॉलेज होगा, फिर नेटवर्क होगा ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो इस टाइप से इसका नाम होगा। इसके तहत 2013 में झारखंड में कौन से 2 जिलों में का चयन किया गया? तो हम लोग का एक रांची है और एक पूर्वी सिंहभूम है, ये होगा। तो नीचे वाला में स्लाइड में आ जाएगा ये वाला, तो आंसर ये होगा रांची और पूर्वी सिंहभूम आंसर। समझ में आ गया, जो मतलब क्लाइमेट चेंज और नॉलेज नेटवर्क ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इसका किसमें? रांची और पूर्वी सिंहभूम आंसर होगा। 30वां क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का जो गठन हुआ था ये कब हुआ था, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो होगा 2009 में। एक्चुअली 2009 में ये फरवरी में राष्ट्रीय राज्य गंगा नदी बेसिन का गठन होता है फरवरी में। और 2009 में ही जो सितंबर में जो झारखंड राज्य गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन होता है। और इसका हेड कौन होता है? मुख्यमंत्री हम लोग का होता है, किसमें? झारखंड राज्य गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण क्षेत्र में। और आगे चलते हैं, फिर चर्चा करेंगे, उसमें भी मिलेगा। हाँ देखिए, इसमें ठीक है कि ये 4 आराम से हम लोग के एक स्लाइड में दिख रहा है। तो इसमें जो है कि जेल्डा, झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये है हम लोग का जेल्डा 2001 में है, ठीक। तो 4 हो जाएगा। झारखंड ऊर्जा नीति हम लोग का कब है? झारखंड ऊर्जा नीति जो है ये हम लोग का 2011 होगा। झारखंड ऊर्जा नीति, मेरे 1 मिनट थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो 1 मिनट, 31 ना जेल्डा। तो इसके तहत जो अगर हम लोग देखें तो जेल्डा 2001 में हो जाएगा, कोई बात नहीं, और ठीक है। झारखंड ऊर्जा नीति 2012 होगा, झारखंड जल नीति ये 2011 होगा। तो इसी में थोड़ा कन्फ्यूजन था कि झारखंड ऊर्जा नीति है या जल नीति, तो इस तरह से हम लोग को बार बार देखने से कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो जो झारखंड जल नीति है 2011 में है, और झारखंड एक्शन प्लान ये 2014 में। 2001 में और एक चीज़ था, 2001 में था झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। झारखंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये कब है? ये 2001 में। तो इस तरह से हम लोग देख लिए। 32वां क्वेश्चन है जो इसको हम लोग देखना है कि किससे संबंधित कौन सा है। तो पृथ्वी सम्मेलन दिया हुआ है, जलवायु सम्मेलन दिया हुआ है, वियना समझौता दिया हुआ है, ओजोन से संबंधित है, और हम लोग का दिया है वेसल समझौता जो इसको हम लोग डायरेक्ट डी को 4 से मिला देना है, वेसल से संबंधित यही है। वियना समझौता वियना के लिए फेमस है, तो मतलब जो 1 मिनट, अरे यार, और थोड़ा ना, हाँ। तो जो हम लोग का जो बेसल समझौता देख रहे हैं, बेसल समझौता हम लोग को किस में होगा? बेसल समझौता हम लोग का खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के लिए होगा, इसी में निस्तारण के लिए। दूसरा अगर हम लोग देखें तो
जो हम लोग को इजी रहना है उसको पहले हम लोग को मिलाना है। ऐसा नहीं कि ऐसे ही मिलाना है, ये ज़रूरी नहीं कि ऐसे ही मिलाना, मेरे को जो इजी लगेगा या जिसमें कंफर्म है उसी तरह से मिलाना होगा। तो हम लोग देख लिए सी वाला मुझे, क्योंकि वियना समझौता है और इधर भी वियना है तो ये मिल गया। वियना समझौता वियना में होता है, ये ओजोन से संबंधित है। ओजोन से संबंधित और भी एक है किगाली समझौता है, क्या नाम है, किगाली समझौता। और एक प्रोटोकॉल भी है, वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसको बोला जाता है, मॉन्ट्रियल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो ये सब ओजोन से संबंधित है। ओजोन से संबंधित वियना समझौता, किगाली समझौता और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। अब देखिए जलवायु सम्मेलन बचा है और पृथ्वी सम्मेलन बचा है, ए और बी बचा है ना। तो ये जो है ए का हम लोग का होगा रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी समिट की गई थी 1992 में। कहाँ पे, रियो डी जेनेरियो। और जलवायु सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, ये जेनेवा में। तो इस तरह से अगर इसका आंसर देखा जाए तो ए का 3, बी का हम लोग का होगा ए, सी का हम लोग का होगा 2 और डी का हम लोग होगा 4। तो ये इसका सही आंसर होगा। ठीक, एक मिनट, ए का 3 ना, तो 3 लिख, हाँ 3 हो गया। और बी का कितना है, बी का हम लोग का 1 है, तो 1 को थोड़ा अच्छा से लिखने दीजिए। तो बी का क्या है, 1 है। तो इस तरह से हो गया, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग 33वें क्वेश्चन की ओर कि किस सम्मेलन में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का गठन किया गया है। तो ये जो हम लोग का किया गया है पृथ्वी समझौता सम्मेलन, जो हम लोग का हुआ था रियो डी जेनेरियो में। कहाँ पे, रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो में जो हुआ तो वही पृथ्वी सम्मेलन पे यूनाइटेड नेशन UNFCCC का गठन किया गया है। आगे चलते हैं 34वां क्वेश्चन की ओर कि वर्ष 2010 में झारखंड के कितने जिलों को सूखा घोषित किया गया था। तो 2010 में 24 जिलों को सूखा घोषित किया गया था। कितने, 24। लेकिन गंभीर सूखा अगर बोले गया तो गंभीर सूखा कितना था, 12। और बाकी जो ऐसे सूखा, टोटल सूखा 24 था। 35वां क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में कितने जिले बाढ़ समस्या से प्रभावित है। तो कितने जिले प्रभावित है, तो टोटल 11 जिले हैं। बाकी मतलब जो मेन है वो साहेबगंज है, मेन साहेबगंज है। अगर शहरी बाढ़ में देखा जाए तो जमशेदपुर, रांची। शहरी में देखेंगे तो हम लोग का JSR होगा, सरायकेला होगा, रांची होगा, ये सब होगा। आगे चलते हैं 36वां क्वेश्चन की भूकंप की संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड की कौन कौन सा जोन इसमें रखा गया है भूकंप की दृष्टिकोण से। तो हम लोग के पास 2, 3, 4 है। 5 झारखंड में नहीं पाई जाती है, पांचवा जोन। और पहला जोन, एक जोन में मतलब 2 से शुरू होता है, पहला नहीं है। तो पहला नहीं होता, ऐसे भी ए और डी हट जाएगा। आगे चलते हैं, गोड्डा और साहेबगंज किस जोन में आता है। तो गोड्डा और साहेबगंज में सबसे ज़्यादा भूकंप से प्रभावित क्षेत्र है। तो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे हम लोग को चौथा वाला जोन में आएगा, गोड्डा और साहेबगंज। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। 38वां क्वेश्चन है कि रांची, लोहरदगा, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ये सब किस में है। तो ये सब हम लोग का आएगा जोन 2 में आएगा। जोन 2 मतलब यहाँ बहुत कम चांस रहता है भूकंप आने का। और चूंकि ये सब जोन 2, अगर हम लोग को पहली बात हम लोग को ये तो नहीं होगा क्योंकि एक होता नहीं, डी नहीं होगा क्योंकि डी में 2 ही है, गोड्डा और साहेबगंज। अब हम लोग को बच रहा था कितना, 3 और 2। 3 और 2 में भी अगर हम लोग देखें, रांची, लोहरदगा, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ये सब पूरा आर्कियन क्षेत्र वाला क्षेत्र है। और आर्कियन में बहुत कम भूकंप होता है। तो आंसर क्या होगा, बी होगा आंसर। 38 हो गया। 39 है कि झारखंड के किस और लाइटिंग की समस्या सर्वाधिक है। तो लाइटिंग की समस्या हम लोग का जो सर्वाधिक है वो हम लोग का, अगर इस टाइप से अगर झारखंड को देखें कुछ, अगर इस तरफ से अगर झारखंड का अगर हम लोग बनाते हैं मैप, तो झारखंड के मैप में जो इस साइड वाला जो क्षेत्र है, इधर लाइटनिंग ज़्यादा होता है। तो कौन सा होगा, इधर
नॉर्थ वेस्ट, तो उत्तर पश्चिम, आंसर होगा सी 39 में। 40 में झारखंड के किस और जंगलों में आग लगने की समस्याएं सर्वाधिक पाई जाती है। जंगलों में आग वहीं पे ज़्यादा लगेगी जहाँ पे धूप ज़्यादा होगा, तो उसके लिए कौन सा होगा, झारखंड में किस जंगलों में आग लगने की समस्या सर्वाधिक पाई जाती है, तो आंसर होगा ये भी हम लोग का उत्तर पश्चिम, नहीं है ना, नीचे होगा लग रहा है, दक्षिण एवं उत्तर पश्चिम होगा। तो ये 40 का जो आंसर होगा, 40 का हम लोग का आंसर होगा डी, दक्षिण और उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में होगा। क्योंकि अगर देखा जाए, सॉरी थोड़ा गलत हो गया था, कोई नहीं, हम लोग अब देखेंगे झारखंड का मैप। अगर ये मान के चले झारखंड का मैप है, तो ये वाला जो साइड इधर न, चूँकि इधर केंदुपत्ता प्लस इधर ज़्यादा वन जंगल भी है, तो इस सब साइड में ज़्यादा वन लगने का चांस रहता है, तो इसलिए दक्षिण और उत्तर पश्चिम इसका आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग, अच्छा और एक क्वेश्चन है, 41वां क्वेश्चन आगे भी और है, इसको भी देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता कौन करता है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का अध्यक्षता पीएम करता है, सीएम करता है, डीएम या होम मिनिस्टर। तो पीएम करते हैं, इसका आंसर पीएम करता है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन। अगर वही राजकीय राज्य में बोलेगा तो राज्य में कौन होगा, सीएम, और जिला में कौन होगा, जिला में होता है डीएम। होम मिनिस्टर ये सब में कुछ नहीं होता है किसी भी इस पार्ट का। तो इस तरीके से हम लोग 41वां क्वेश्चन को भी हम लोग देख लिए हैं। तो हम लोग जो 41वां क्वेश्चन देखे कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, तो हमारे माननीय पीएम साहब होते हैं, वो देख लिए। 42 जो क्वेश्चन है वो है कि राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष कौन है। एक्चुअली राष्ट्रीय कार्यकारी समिति जो है ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उससे उसके कामकाज को करने के लिए है, और इसमें केंद्रीय गृह सचिव इसका होता है, उसका अध्यक्ष। वर्तमान में अगर केंद्रीय गृह सचिव की बात किया जाए तो अभी कौन है वर्तमान में गृह सचिव, तो वर्तमान में जो केंद्रीय गृह सचिव है अजय कुमार भल्ला, ये वर्तमान में अभी हम लोग का केंद्रीय गृह सचिव है। तो इस तरह से हम लोग करंट भी अपडेट कर लेते हैं। 43 क्वेश्चन है कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन कब होता है। तो हम लोग का जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसका गठन होता है हम लोग का 28 मई 2010 को। 28 मई कितना 2010 को होता है। आगे देखते हैं फिर हम लोग 44वां क्वेश्चन है कि राजकीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष कौन है। जैसे कि सेंट्रल में जो कार्यकारी समिति के जो अध्यक्ष होते थे उसका होता था केंद्रीय गृह सचिव, और अब राज्य में देखा तो राज्य में कौन है, मुख्य सचिव होता है। राज्य में जो मुख्य सचिव है वही राजकीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष होते हैं, और ये अभी हम लोग का सुखदेव सिंह है। कौन है, सुखदेव सिंह। तो इस तरह से हम लोग ये भी देख लिए हैं। 45वां क्वेश्चन है कि राज्य स्तरीय आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र, राज्य स्तरीय आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र अभी पूछ रहे कहाँ पे अवस्थित है। तो ये हम लोग का रांची में है। कहाँ पर है ये हम लोग का रांची में है। तो रांची में कौन सा है, राज्य स्तरीय आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र कहाँ पे, रांची में है। ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो चीज़ हम लोग देखते हैं एक सेंटर, वो ज़्यादातर हम लोग को रांची में ही देखने को मिलता है। 46 क्वेश्चन है, 46 क्वेश्चन है कि इसको मिलान करना है। राज्य आपदा मोचन बल, राज्य में आपदा विभाग, राज्य आपदा प्रबंधन योजना और झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना है हम लोग को। तो राज्य आपदा मोचन बल की अगर बात किया जाए तो ये हम लोग का 2016 में हुआ है। कब हुआ इसका, 2016 में राज्य आपदा मोचन बल का गठन होता है। फिर राज्य में आपदा विभाग की बात किया जाए तो राज्य में आपदा विभाग 2004 में, कितने 2004 में। राज्य में आपदा प्रबंधन योजना 2009 में, राज्य में आपदा प्रबंधन योजना 2009 में है। और राज्य झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन जो हो गई हम लोग का 2010 में। तो इस तरह से इसका आंसर होगा ए का 4, बी में होगा हम लोग का 3, सी में 2 और डी में
1। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन में, 47 क्वेश्चन, कि ये सब जो कोयला माइनिंग्स होता था तो वहाँ पे क्या होता है, मतलब दुर्घटनाएं घटती है। तो वही बात कर रहा है कि जो झरिया कोलफील्ड है, यहाँ पे जो आग लगी हुई है अभी भी, तो ये आग कब से लगी हुई है, तो ये 1890 के दशक से लगी है। तो ये वाला होगा। लाल माटिया कोयला खान, ये 2016 में हुआ है, घटना घटी है। और हुरी लाडी, ये 1983 में यहाँ पे मतलब दुर्घटना होता है। तो ये सब मतलब तीनों सही है। आगे 48 क्वेश्चन है कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, बीआईटी मेसरा, जेसेक और मेकन, ये लोग ये सब किससे संबंधित है, ये सब इंस्टीट्यूट क्या चीज़ का मैनेजमेंट करता है। तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, अगर माइंस की बात कर रहे हैं मतलब खनन प्रबंधन होगा ये। तो एक का 4 हो गया, एक का 4। बी आई टी मेसरा ये मेंटल भूकंप से संबंधित है, तो ये इसी का होगा। जैसे झारखंड स्पेशल एप्लीकेशन सेंटर, ये हम लोग का जल मतलब जंगलों में जो आग की सुरक्षा है उसके लिए तीसरा हो जाएगा। और मेकन है आपदा मतलब इसमें इंडस्ट्रियल क्षेत्र में जो आपदा प्रबंधन होता है उसको करने के लिए। तो इस तरह से ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1, ये इनका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन में, 49 क्वेश्चन, कि आपदा से संबंधित योजनाएं कौन सी अनुसूची में आएगी। तो आपदा देखिए, हम लोग आपदा में हम लोग क्या देखें, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये राज्य में है। तो इस तरह से मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में है। तो ये क्या होगा, समवर्ती सूची का विषय है। आगे चलते हैं हम लोग 50 जो है, राज के पौधों के रोपण के लिए कौन से जिले, मतलब सॉरी, साल जो पौधा है, साल का पौधा के रोपण के लिए अभी कौन सा मतलब कौन से जिले में पायलट प्रोजेक्ट चलाई जा रही है। तो जो साल वाला है ये हम लोग का होगा आंसर। साल वाला जो है ये हम लोग का रांची में चलाई जा रही है, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग 50वें क्वेश्चन आज डिस्कशन कर लिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा, ये जो आपदा से संबंधित योजना है ना, इसमें थोड़ा डाउट है, इसको अभी थोड़ा हम लोग इसको नहीं देखें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ डाउट है कि आपदा जहाँ तक लग रही है किसी योजना का अभी तक कुछ पार्ट नहीं है, ठीक ना। तो इसको अभी हम लोग स्किप करते हैं, ठीक। थैंक यू। ओके। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करें। और इसी तरह से झारखंड से संबंधित जो भी मतलब जेपीएससी हो या जेएसएससी, सभी का इसी चैनल के माध्यम से मतलब हम लोग तैयारी करेंगे। अगर आप लोग नए हैं तो ज़रूर ज्वाइन करें और बाकी फ्रेंडों को भी शेयर करें। थैंक यू।